आदिकालीन काव्य की परिस्थितियों को जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि हम आदिकालीन काव्य का सीमांकन तय करें। वस्तुतः साहित्यिक कृतियों की प्रामाणिकता के विवादों से घिरे आदिकाल में अनेक प्रकार की साहित्यिक रचनाओं, रचनाकारों और प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है। आदिकाल का काल विभाजन, नामकरण, भाषा और साहित्य सारे उपांग गहरे विश्लेषण और शोध का विषय है। राज्याश्रय, लोकाश्रय एवं धर्माश्रय में सृजित साहित्य का प्रारंभ भाषा के आधार पर निर्धारित किया गया है। राहुल सांकृत्यायन तथा रामकुमार वर्मा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सिद्ध करते हुए आदिकाल का उद्गम 7वीं-8वीं शताब्दी से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का प्रारंभ 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रकरण 1 में यह स्वीकार किया है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की रचनाओं के भीतर मिलता है, जो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उभरता है। किंतु अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का शुद्ध साहित्यिक या काव्य रचनाओं का पता मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। शुक्ल जी आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा से संबोधित करते हैं। इस नामकरण का आधार प्रवृत्ति विशेष का उभार है। इस आधार पर आदिकाल के प्रारंभिक 150 वर्षों के भीतर की रचना में कोई एक प्रवृत्ति किसी विशेष रूप से दृष्टिगत नहीं होती। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर नाम की बहुत सी प्रवृत्तियां मिलती है। शुक्ल किसी एक प्रवृत्ति का निदर्शन मुसलमानों के आक्रमण के समय से ही मानते हैं। अतः यह निश्चित हो जाता है कि आदिकालीन काव्य की परिस्थितियों का काल संवत 1050 से 1375 का है। अब हमें यह जानना है कि कालगत परिस्थितियों के चित्रण का औचित्य क्या है। किसी भी काल के काव्य पर परिस्थितियों का दबाव कितना अधिक होता है, इसका सटीक चित्रण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पंक्ति के माध्यम से किया था। साहित्य समाज का दर्पण होता है। दूसरा पठनीय आदर्श कथन शुक्ल जी द्वारा रचा गया, जिसकी पुनरावृत्ति इस संदर्भ में आवश्यक है। वे वीरगाथा काल नाम की सार्थकता के प्रसंग में तत्कालीन परिस्थितियों को प्रभावी मानते हुए लिखते हैं। जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनैतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन ही आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने पर यह बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में विशेष रुचि का संचार और पोषण कहाँ से हुआ और किस प्रकार हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जनसमुदाय की साहित्यिक भागीदारी को प्रारंभिक समय से ही जरूरी मानते हैं। इस विचार को विस्तार देते हुए हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास नामक लेख में द्विवेदी जी लिखते हैं कि आज से लगभग 1000 वर्ष पहले हिंदी साहित्य बनना शुरू हुआ था। इन 1000 वर्षों में भारतवर्ष का हिंदी भाषा जन समुदाय क्या सोच समझ रहा था, इस बात की जानकारी का एकमात्र साधन हिंदी साहित्य ही है। कम से कम भारतवर्ष के आधे हिस्से की सहस्त्र वर्ष व्यापी आशा आकांक्षाओं का मूर्तिमान प्रतीक यह हिंदी साहित्य अपने आप में एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु है कि उसकी उपेक्षा करना भारतीय विचारधारा को समझने में घातक सिद्ध होगा। ऐसा उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में भी लिखा है। तो सबसे पहले जब हम विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण करते हैं या उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारी दृष्टि जाती है राजनीतिक परिस्थिति पर। तो आदिकाल की राजनीतिक स्थिति, किसी भी काल की परिस्थितियां साहित्य लेखन के मुख्य स्वर को प्रभावित करती है। यह बात अलग है कि कई बार परिस्थितियों से पृथक परंपरा के क्रमिक विकास को व्यक्त करना साहित्य भी मुख्य धारा के साथ प्रभावित होता रहता है। राजनीतिक दृष्टि से आदिकाल की पृष्ठभूमि में हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन का समय संपूर्ण था। वर्धन साम्राज्य के काल में उत्तरी भारत पर यवन आक्रमणकारियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था।
हर्षवर्धन ने यवनों को पूरी बहादुरी से सामना करते हुए उन्हें पराजित करने का भरसक प्रयास किया। हर्ष की मृत्यु के पश्चात हालात और बिगड़ गए। उनका कोई भी उत्तराधिकारी इतना ताकतवर नहीं था कि वह बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा कर सके। परिणाम स्वरूप वर्धन साम्राज्य का पतन एवं राजपूत राज्यों का उदय हो गया। राजपूत वीर, साहसी और देशप्रेमी थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति यवनों के लड़ने में झोंक दी, किंतु अंततः विदेशी आक्रमणकारियों को साम्राज्य विस्तार से वे रोक नहीं पाए। कारण स्पष्ट था, आपसी फूट और बैर। एकता और सौहार्द की कमी ने राजपूतों को बार बार पराजित किया और यवनों के उत्साह को बढ़ा दिया। परिणाम यह हुआ कि मुस्लिमों को नाकों चने चबाने वाली राजपूत जाति इस्लाम की साम्राज्यवादी ताकत को रोकने में असफल रही। हिंदू जनता दोहरी मार झेल रही थी। उसे एक और बाह्य आक्रमणकारियों की मार झेलनी पड़ रही है और दूसरी ओर देशी राजाओं के निरंतर युद्धों की मार भी वो सहन कर रहे थे। आदिकाल के इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। जनता पर विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों के साथ साथ युद्धगामी देशी राजाओं के अत्याचारों का क्रम भी बढ़ता जा रहा था। वे परस्पर लड़ने लगे, प्रजा पीड़ित होने लगी। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, परमार्दी देव आदि की पारस्परिक लड़ाइयां अंतहीन कथाएं बनती जा रही थी। फलतः अंतहीन जनता में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था। तो एक दूसरा वर्ग ऐसा भी पनपा जो विनाश लीला देख देख कर संसारेतर बातें सोचने को बाध्य था। अराजकता, ग्रह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में यदि एक कवि आध्यात्मिक जीवन की बातें कर रहा था, तो दूसरा मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहता था। एक तीसरा कवि ऐसा भी था जो तलवार के गीत गाकर गौरव के साथ जीवन जीना चाहता था। और यही इस काल की राजनीतिक परिस्थितियों की एक विचित्र देन है, जिसके फलस्वरूप यदि स्त्री भोग, हठ योग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक का साहित्य एक और लिखा गया, तो दूसरी ओर ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करते लड़ते लड़ते जीने और संसार को सरस बनाने की भावना भी साहित्य रचना के मूल में सन्निहित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की राजनीतिक घटनाओं का मूल्यांकन युद्धों की मार से उपजी स्थितियों के आलोक में करते हैं। भारत के इतिहास में यह वह समय था जब मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार हो रहे थे। उनके अधिकार प्रहार भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही थी। उधर की भाषा शिष्ट भाषा मानी जाती थी। कवि, चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव इसी भूभाग से हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उस भूभाषा की जनता की चित्रवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश में अंतर्निहित हो गई और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर युद्ध करने लगे। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए भी युद्ध किए जाते थे। बीच बीच में मुसलमानों के हमले हो रहे थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाइयों का, युद्धों का समय था, वीरता के गौरव का समय था। शुक्ल जी ने महमूद गजनवी के समय और उसके बाद के राजनीतिक हालातों का विस्तार से वर्णन किया है। अजमेर नगर बसाने वाले अजय देव का मुसलमानों को परास्त करना, अजय देव के पुत्र अर्णेराज का मुसलमानों को पराजित करना, आना के पुत्र बिसल देव के समय बड़े भूभाग में मुसलमानों को खदेड़ देना, शाहबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर चढ़ाई, रणथंबोर के राजा हम्मीर का मुसलमानों को हराना आदि ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आदिकाल की वीर गाथात्मक रचनाओं की पृष्ठभूमि युद्ध का मैदान ही थी। इसलिए बिसलदेव रासो काव्य की मूल कथा जो राजा बिसलदेव पर केंद्रित है, नरपति नालह कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बिसलदेव का समकालीन था और नालह राजकवि थे। उन्होंने भी युद्धों का वर्णन किया। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज नामक रासो नामक एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि थे। पृथ्वीराज रासो में तत्कालीन समय की अनेक घटनाओं का वर्णन है, चाहे युद्ध और प्रेम की सम्मिलित काव्याभिव्यक्तियां हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज और संयोगिता का गंधर्व विवाह, मार्ग में जयचंद की सेना से युद्ध आदि का वर्णन है। जयचंद से युद्ध, शाहबुद्दीन की चढ़ाई, पृथ्वीराज को गजनी भेजना, चंद का गजनी पहुंचना, ये सभी प्रमाणित करते हैं कि आदिकाल में स्त्री की आसक्ति और युद्ध की प्रेरणाएं कवियों, चारणों की स्तुतियां साहित्य में स्थान बनाए हुए थे। एक अन्य उदाहरण भी दिया जा सकता है कि कवि की मनोदशा जिसमें बसे वीरत्व को दर्शाती है। शुक्ल जी के विवरण में एक ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गाथात्मक काव्य के रूप में किया, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि
उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तर भारत में, विशेषतः उन सभी प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। वीरत्व भाव की पराकाष्ठा इस हुंकार में सुनी जा सकती है। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। जनता के कंठ में जगनीक के संगीत की यह वीरतापूर्ण प्रतिध्वनि इस तथ्य का प्रमाण है कि परिस्थितियां साहित्य की धारा को कितना अधिक प्रभावित करती है। अगले अध्याय में धार्मिक स्थितियों के बारे में विचार किया जाएगा।